एग्जैक्टली करेंगे कैसे? सिंपल है, हम सभी रीजन की टीम्स में से कुछ ताकतवर पोकेमॉन सिलेक्ट करेंगे, उन्हें कैलोस की टिकट देंगे, पर इनमें से सिर्फ 6 पोकेमॉन ही एस की फाइनल टीम में जगह बना पाएंगे और वही होगी एस की एब्सोल्यूट प्राइम टीम। चलो इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। इसमें से 2 पोकेमॉन सिलेक्ट होंगे और वो आप सबको पता है कौन है, पिकाचू और चार्जा। मैं मानता हूँ कि मग और किंगलर ने इंडिगो लीग में काफी अच्छा परफॉर्म किया था, पर खुद एस नहीं कभी सीरियस होके इन्हें ट्रेन नहीं किया, तो ताकत के मामले में ये इनके आसपास भी नहीं है। जियोटो जैसे ही विकसित हुआ उसे रिलीज कर दिया गया, तो हमारे पास कोई डेटा है ही नहीं जिसे देख के हम ये डिसाइड कर सके कि आखिर वो कितना ताकतवर है। तो दोस्तों ऑब्वियसली सिलेक्ट नहीं होगा, और अगर तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है कि क्यों, तो मेरा ये वीडियो देख लेना। एंड में बल्बासोर और स्क्वाड्रल का ये डुओ जो सबको पसंद है, सबको ये भी पता है कि ये विकसित नहीं होना चाहते थे, और इसी वजह से ये चार्जार्ड या फिर पिकाचू जितने ताकतवर नहीं बन पाए। इस रीजन से ऐश के क्लियरली 2 ही पोकेमॉन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, जो कि है हेराक्रोस और ऐश के ऑरेंज आइलैंड्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन यानी कि स्नोरलैक। यूजुअली हम इन पोकेमॉन्स को रिमूव कर किसी और भी पोकेमॉन को चूज कर सकते हैं, क्योंकि होंगे बेलीफ, डॉनफैन और लार्विटार। फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए बेलीफ की, तो हाँ बेलीफ एक काफी अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि वो ऐश के पोकेमॉन टीम की पहली मिड इवॉल्व पोकेमॉन थी, बट वो यूजुअली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम उसे ऐश की जोटो टीम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन डिक्लेयर कर दे। और अगर बात की जाए डॉनफैन की, तो हाँ डॉनफैन पूरी तरीके से विकसित तो था, बट करंटली अगर ऐश के डॉनफैन के पास कोई हिजुयन या फिर अलोरन फॉर्म होता, तो वो ऐश के स्नोरलैक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता। और अब बात की जाए लार्विटार की, तो लार्विटार ऐश का एक टेम्पररी पोकेमॉन था, यहाँ पर वो हमें एनीमे में कुछ ही एपिसोड्स के लिए दिखाया गया, जिसके बाद उसे एनीमे से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। और प्लस पॉइंट ये है कि ऐश का लार्विटार पूरी तरीके से विकसित भी नहीं था, इससे हम इन तीनों ही पोकेमॉन्स में किसी को भी चूज नहीं करने वाले हैं। और अगर बात की जाए ऐश के हेराक्रोस और स्नोरलैक्स की, तो इन्हें स्ट्रॉन्ग बताने का एक रीजन ये भी है कि ये दोनों ही पोकेमॉन्स पूरी तरीके से विकसित हैं, और जोटो में ऐश के हेराक्रोस ने सिजर, मैग्मार और पिकाटून जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को इजीली डिफीट किया था। वहीं पर दूसरी तरफ स्नोरलैक्स ने ये साबित किया है कि ही इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ऑफ ऐश। जोटो में एंटर करते ही उसने फेरालिगेटर और किंगड्रा को हराया। वहीं पे जोटो लीग में एंटर करते ही उसने आर्केनाइन, सिजर, निडोक्विन, हिप्नोसिस, पीलिक्स और हाउंडूम जैसे सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को काफी इजीली डिफीट किया, जिससे स्नोरलैक्स और हेराक्रोस ऐश के जोटो और ऑरेंज आइलैंड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स हैं। कब ऑरेंज आइलैंड और जोटो के इन पोकेमॉन्स को कालोस टिकट मिलता है। एस की सबसे अंडररेटेड टीम, इसमें से सबसे पहले तो टॉरकोल बाहर जाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि उसका विन रेट कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस हमें रेजिस्टील के सामने देखने को मिली थी, पर फिर भी वो हार गया। वो काफी टफ बैटल थी, लेकिन कंसीडरिंग कि तुम एक वर्ल्ड चैंपियन के पोकेमॉन हो, लोग तुमसे इससे ज्यादा की उम्मीद रखते हैं, और ऊपर से एक फायर टाइप है, सो एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, इसके नसीब इतने खराब है कि पोकेमॉन वालों ने इसे एक इवोल्यूशन देना भी जरूरी नहीं समझा, सो ये भी ज्यादातर यही अटक के रह जाएगा। और फिर डेफिनेटली मेरे ओपिनियन में तो टॉरकोल से बेहतर था, लेकिन यार तुझे विकसित होना पड़ेगा, तू कोई मेन कैरेक्टर तो है नहीं। ये अपनी आखिरी बैटल में पॉलीटोर से हार गया, जी हाँ पॉलीटोर से, और ये एस की भी आखिरी ऑफिशियल बैटल थी। देखो मैं इस पोकेमॉन से गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन सीधी सी बात है, अगर ये क्रोडंट बन गया होता तो ना सिर्फ वो ये बैटल जीत सकता था, और क्या पता शायद मैं इसे सिलेक्ट भी कर लेता, लेकिन अभी फिलहाल तो ये यही पड़ा रहेगा। लेली की सिचुएशन थोड़ी बहुत नॉयवन जैसी थी, सीरीज में लेट आया और इसी वजह से एस उसे ज्यादा ट्रेन नहीं कर पाया। गलती से भी ये मत समझना कि ये कोई कमजोर पोकेमॉन है, आइस टाइप होने के बावजूद भी उसने चार्जार्ड को हराया है। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है। सभी वर्ड्स पोकेमॉन में से स्वेलो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। आई नो ज्यादातर लोग इसमें मुझसे एग्री नहीं करेंगे, कुछ कहेंगे कि भाई स्टारएप्टर बेस्ट है, बाकी कहेंगे कि टैलोनफ्लेम बेस्ट है। उनसे मैं सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या वो दोनों या फिर एस का बाकी कोई भी फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन थंडर आर्मर पहन सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ स्वेलो ही ये कर सकता है, और वो डेफिनेटली ये टिकट डिजर्व करता है। मैं अंडररेटेड पोकेमॉन्स के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मैं डिटेल में स्वेलो के बारे में बात करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टाइले डार्क राय को हराया है और डिओक्सिस की स्पीड को मैच किया है, तो ऑब्वियसली वो हमारे साथ कैलोस भी चल रहा है। तो
अगर बात की जाए ऐश की सिनो टीम की, तो ऐश ने अपनी सिनो टीम पे काफी फोकस किया था। इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है ये बताना थोड़ा हार्ड होगा, बट टोटेरा को छोड़ के इन सभी पोकेमॉन्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दो ही पोकेमॉन्स होंगे, जो कि है इन्फिनिप एंड बुइजिल। तो अगर सबसे पहले बात की जाए बुइजिल की, तो देखो बुइजिल ऐश का नहीं बल्कि डॉन का पोकेमॉन था, जिसको ऐश ने अपने आईबूम के साथ डॉन के बुइजिल को ट्रेड किया था, जिसके बाद वो इवॉल्व कर डॉन को छोड़कर भाग गया था। बट जब वो ऐश के पास आया तो ये बात तो है कि वो पूरी तरीके से विकसित नहीं था, बट उसके बैटल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उसने लुकारियो के अगेंस्ट बैटल की और टाई किया था। इससे सोच लो कि ये हाफली इवॉल्व पोकेमॉन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और अगर बात की जाए ऐश के इन्फिनिप की, सो यप ऐश का इन्फिनिप उसकी सिनो टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन था और उसने आज तक ऐश को एक भी बार डिसअपॉइंट नहीं किया। बट इन्फिनिप को 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है उसकी ब्लेज एबिलिटी, जो कि यूजुअली हर पोकेमॉन के पास होता है, बट इन्फिनिप जितना स्ट्रॉन्ग ब्लेज किसी के पास नहीं है। इन्फिनिप जैसे ही ब्लेज का यूज करता है तो वो 1 शॉट में किसी भी पोकेमॉन को डिफीट कर सकता है। अगर बात की जाए इसकी बेस्ट बैटल की, तो इसकी बेस्ट बैटल पॉल के इलेक्ट्रिवायर के अगेंस्ट थी, जहाँ पे भी उसने ब्लेज का यूज कर इस बैटल में पॉल के इलेक्ट्रिवायर को बहुत ही इजीली डिफीट करा था। इससे इन दोनों ही पोकेमॉन्स को कालास टिकट मिलना तो चाहिए। हम सभी को पता है कि यूनोवा टीम कितनी ज्यादा ओपी है। ये सभी पोकेमॉन्स इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि इन्हें कैलोस जाने की कोई जरूरत है ही नहीं। सिर्फ ये बेचारा क्रोकोडाइल ही एक एवरेज पोकेमॉन है, तो मैं इसे कैलोस ले जाता हूँ। अब बढ़ते हैं ऐश के कालास टीम की तरफ। सो हाँ, ऐश की कालास टीम ऐश की स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन टीम है, जिनमें से टॉप 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन चुनना काफी इजी भी है। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स होंगे ग्रेनिंजा और गूड्रा। तो देखो, हम लोग ग्रेनिंजा को तो रिप्लेस नहीं कर सकते, बट गूड्रा को कर सकते हैं, क्योंकि तुम जानते ही होंगे कि ग्रेनिंजा का ट्रू पोटेंशियल क्या है। गूड्रा को हम लोग नॉइवन, टैलोनफ्लेम और हॉलूचा से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर हम पहले बात करें नॉइवन की, तो हाँ नॉइवन काफी अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि नॉइवन एक अनएक्सपीरियंस पोकेमॉन होते हुए भी सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन एलिमेंट्स के साथ फाइट करता है, उस बैटल को टाई भी करता है। अगर बात की जाए टैलोनफ्लेम की, तो हाँ इवॉल्व करते ही इसकी बैटल सीधे मोल्ट्रियस के साथ हो गई थी और इसने मोल्ट्रियस को एक लेजेंडरी पोकेमॉन जितना टक्कर दिया था। और अगर बात की जाए हालूचा की, तो हाँ विदाउट एनी एवोल्यूशन हालूचा भी काफी पोटेंशियल रखता है कि जब भी ऐश ने उसे कालोस में चूज किया तो उसने मैक्सिमम बैटल्स ऐश को जिताया ही है। बट फिर भी ये गूड्रा के अगेंस्ट काफी कमजोर है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल गूड्रा एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है, एंड सेकेंड ऑफ ऑल गूड्रा का बैटल रिकॉर्ड काफी अच्छा है, क्योंकि सिर्फ बीशॉप वाले बैटल को छोड़कर उसने हमेशा ही ऐश को हर बैटल जिताई है, जिससे दूसरे पोकेमॉन से गूड्रा को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। और अगर बात की जाए ग्रेनिंजा की, तो हाँ ग्रेनिंजा पिकाचू के बाद ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन एवर है, और ऐश के ग्रेनिंजा ने ऐश को लगभग सारे ही बैटल जिताए हैं। ऐश के ग्रेनिंजा को एक और चीज स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो की है उसका बॉन्ड फेनोमेना। पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में ग्रेनिंजा एक लौता ऐसा पोकेमॉन है जो की बॉन्ड इवॉल्व कर सकता है, इसलिए ये ऐश के साथों ही रीजन्स के पोकेमॉन टीम में अपर रैंक का पोकेमॉन माना जाता है। ऐश के किसी भी पोकेमॉन में इतना गूदा नहीं कि वो ग्रेनिंजा को रिप्लेस कर सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाए, इसलिए इन दोनों ही पोकेमॉन्स को कालोस टिकट मिलता है। ऐश की चैंपियन टीम, जिसमें सब एक से बढ़कर एक है। नागनाडल को मैं सबसे पहले सिलेक्ट करता, अगर वो ऐश के पास होता तो। अपने घर चला गया है, कब आएगा कि भी नहीं, अभी तो हमको ये भी नहीं पता कि ऐश कब रिटर्न करेगा। तो मैं तो उसे टिकट देना चाहता हूँ, लेकिन वो लेने के लिए यहाँ होना भी तो चाहिए ना। इसके बाद आता है अलोला का मेरा फेवरेट पोकेमॉन, द गोट हिमसेल्फ राउलेट। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि मैं जनरली ऐश के कई पोकेमॉन्स के बारे में ये कंप्लेन करता रहता हूँ कि भाई ये विकसित क्यों नहीं हुआ, इसे विकसित होना चाहिए था। लेकिन राउलेट के केस में इसका एकदम ऑपोजिट है, इसे विकसित होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये लड़ने के लिए बना ही नहीं है, ये बस सोने के लिए बना है। और तुम्हें लड़ने की जरूरत ही क्या है जब तुम्हारी टीम में ऐसे पोकेमॉन्स भरे पड़े हो, लड़ने दो उन्हें, तुम आराम करो। मेलमेटल ऐश का पहला स्टील टाइप और इकलौता मिथिकल पोकेमॉन। जानता हूँ कि इसने ज्यादा बैटल्स नहीं किए हैं, लेकिन जितने किए हैं उन्हें देख के मुझे लगता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में ये ऐश के बाकी किसी भी पोकेमॉन से आगे है। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट जरूर है, लेकिन इस टिकट के लायक तो है। इन्सिनेरोर, कई लोगों का ये मानना है कि ये लाइकेनरॉक से भी ज्यादा ताकतवर है, और वो इसलिए क्योंकि जब ये टोराकेट था तभी उसने प्रोफेसर कुकुई के इन्सिनेरोर को हरा दिया था। बाद में ये विकसित हुआ, यानी कि और ताकतवर बन गया। तो आपको इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। इन्सिनेरोर जरूर हमारे साथ कैलोस चलेगा। और अब बात करूँ लाइकेनरॉक की, क्या बोलूं यार इसके बारे में। सोचो तुम एक ऐसी टीम में हो जिसमें मिथिकल पोकेमॉन है, एक अल्ट्रा बीस्ट यानी कि
सूडो लेजेंडरी जैसा पोकेमॉन है, लेकिन फिर भी तुम्हें एस कंसिडर किया जाता है। इतना ही नहीं, तुम्हारी वजह से मेन कैरेक्टर 20 साल बाद फाइनली एक लीग जीत पाया, तो इसे कैलोस ना ले जाने की मेरे पास कोई वजह नहीं। तो अब बढ़ते हैं ऐश की गलाट टीम की तरफ। तो हाँ, ऐश की गलाट टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा यूनिक थी, बट अगर इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स की बात की जाए तो वो ऑब्वियसली लुकारियो और गेंगार ही होंगे। क्योंकि देखो, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए गेंगार की, तो हाँ, ऐश का गेंगार पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का और ऐश का पहला और लौता ऐसा पोकेमॉन है जिसने एक ही टाइम पर डायनामैक्स और जैगांटामैक्स दोनों का यूज किया है, जो कि एक इम्पॉसिबल चीज है, क्योंकि एक पोकेमॉन एक टाइम पर डायनामैक्स या तो जैगांटामैक्स का एक ही बार यूज कर सकता है। और ऐश का गेंगार पूरी तरीके से विकसित भी था, और यही नहीं, ऐश के गेंगार ने उसे कई सारे मेजर बैटल्स भी जितवाए हैं। एंड इन्हीं रीजंस की वजह से हम लोग गेंगार को दूसरे और पोकेमॉन्स के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। वहीं पे अगर बात की जाए लुकारियो की, तो ये ऐश के पूरे एंटायर पोकेमॉन टीम का इकलौता ऐसा पोकेमॉन था जो कि मेगा इवॉल्व कर सकता था। और यही नहीं, मेगा इवोल्यूशन के साथ साथ कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ऐश का लुकारियो बॉन्ड इवॉल्व भी कर सकता है, जो कि हमें अल्टीमेट जर्नीज में तो दिखाया ही गया था, जिसकी वजह से लुकारियो को ग्रेनिंजा के साथ भी कंपेयर किया जा रहा था और ग्रेनिंजा जितना स्ट्रॉन्ग माना जा रहा था, इसलिए इन दोनों ही पोकेमॉन्स को काला टिकट मिलता है। तो ये है वो 16 पोकेमॉन जो हमारे साथ कैलोस चलेंगे। Let's go! अब हम पहुंच चुके हैं लूमियोस सिटी में, प्रिज्म टावर के नीचे, और अब यहाँ से सिर्फ 6 पोकेमॉन्स ही ऊपर जाएंगे और वही होगी ऐश की फाइनल टीम। भाई आरजे, मुझे लगता है कि किसी भी पोकेमॉन को चूज करने से पहले हमें कुछ पोकेमॉन्स को अपने घर भेज देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें और मुझे पता है कि एक टीम में एक टाइप का सिर्फ एक ही पोकेमॉन हो सकता है। सही कहा तुमने। चलो सबसे पहले वाटर टाइप की बात करते हैं। इस टाइप के यहाँ पे 2 पोकेमॉन्स मौजूद है, एक तो ग्रिंजा और दूसरा बीजल। देखो यार, अगर बीजल विकसित भी हो जाता तो भी ताकत के मामले में तो ये ग्रिंजा के आसपास भी नहीं आता, तो इस बेचारे का सफर तो यही खत्म होता है। फायर टाइप के हमारे पास टोटल 3 पोकेमॉन्स है, इन्फर्नेप, इncineroar और चारिज़ार्ड। इन्फर्नेप और इncineroar जितने भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन वो चारिज़ार्ड के आसपास भी नहीं आते हैं। चारिज़ार्ड के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, और ओल्ड पोकेमॉन फैंस को तो पता ही होगा कि एक वक्त ऐसा भी था जब चारिज़ार्ड को ऐश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कंसीडर किया जाता था। स्टील टाइप में भी ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, लुकारियो और मेलमेटल है, सो ऑब्वियसली मेलमेटल ही बाहर जाएगा। इतना ही नहीं, अब क्योंकि हमने चारिज़ार्ड को सिलेक्ट किया है जो कि एक फायर फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, तो अब स्वेलो की जर्नी भी यहीं खत्म हो जाएगी। देखो यार, अब मुझे लगता है कि अब हमें टॉप 6 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कलेक्ट करना शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले तो ऐश का पिकाचू आएगा। हम चाहे या ना चाहे, ऐश का पिकाचू ऐश की हर एक टीम में गिना ही जाता है, परमानेंट सीट है उसके पास यार। दूसरा पोकेमॉन जो इस टीम में आएगा वो है ग्रेनिंजा। आज भी कई सारे लोगों का ये मानना है कि ग्रेनिंजा ऐश का सबसे ताकतवर पोकेमॉन है, और वो इसलिए क्योंकि देखो, हम सबको पता है कि कैलोस लीग के फाइनल में ग्रेनिंजा सिर्फ प्लॉट आर्मर की वजह से ही हारा था। इसके बारे में ज्यादा जानना हो तो यहाँ आई टैब पे क्लिक करो, मैंने XY सीरीज पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। ग्रेनिंजा के पीछे उसका चमचा लुकारियो तो आएगा ही यार। हमने पोकेमॉन जर्नीज में देखा ही है कि लुकारियो कितना ज्यादा ताकतवर है, तो इसके आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। चौथा पोकेमॉन जो इस टीम में अपनी जगह बनाएगा वो है चारिज़ार्ड। हाँ, नहीं हो सकता ये मेगा इवॉल्व, ना इसके पास ज़ीमू है और ना ही डायनामैक्स, और ना ही ये पोकेमॉन ब्लेज इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन सच बोलूं, इसे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं, ये इन सब चीजों के बगैर भी इतना ताकतवर है। और देखो यार, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरे ओपिनियन में तो चारिज़ार्ड आज भी ऐश का बेस्ट पोकेमॉन है। 5वां पोकेमॉन है सेप्टाइल, जो कि शायद से ऐश का सबसे फास्टेस्ट पोकेमॉन भी है, और अगर ये बंदा होइन लीग में इवॉल्व कर जाता तो ये अकेला ही बंदा पूरे होइन लीग में तहलका मचा सकता था। देखो दोस्तों, जब हमने ये वीडियो बनाना शुरू किया था तब हम दोनों को बताया कि ये 5 पोकेमॉन तो फाइनल टीम में होंगे ही, लेकिन आखिरी पोकेमॉन कौन सा होगा वो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि देखो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। लाइकेनरॉक है, स्नोरलैक्स है, क्रोकोडाइल है, अरे हम तो ड्रैगोनाइट को भी कंसीडर कर रहे थे, पर फिर हमारी नजर पड़ी गेंगार पे। स्पेसिफिकली कहूँ तो उसके अटैक्स पे, इतनी वेराइटी के अटैक्स हैं इसके पास। घोस्ट और पॉइजन टाइप तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ साइकिक टाइप, आइस टाइप, फेरी टाइप और फायर टाइप अटैक भी है इसके पास। इसके जी मैक्स मूव्स भी तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। ओवरऑल इन 6 पोकेमॉन्स में गेंगार ऐश के लिए सबसे परफेक्ट है, कि भले ही ये बंदा वर्ल्ड चैंपियन बन गया हो, लेकिन पोकेमॉन टाइप्स के बारे में ये अभी भी कुछ नहीं समझता, या फिर मैं कहूँ समझता तो है लेकिन समझना चाहता नहीं है। ऐसे ट्रेनर्स के लिए गेंगार एकदम सही है, क्योंकि इतने सारे अटैक्स हैं, कोई ना कोई अटैक तो सामने वाले पोकेमॉन को अफेक्ट करेगा ही। लेकिन भाई देखो, अभी भी एक सवाल का जवाब देना बहुत ही जरूरी है कि ऐश टोबायस को डिफीट
कर सकता है? देखो दोस्त, उसके लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि टोबायस की बाकी 4 पोकेमॉन्स है कौन से, फिर हम ये सोचेंगे कैन एस डिफीट टोबायस। ये होगा इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, जो कि पोकेमास्टर के चैनल पे अपलोड होगा। उसके चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स पोकेमास्टर फॉर ज्वाइनिंग मी। चलता हूँ गाइस,